नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसर एकेडमी में। लास्ट क्लासेस में हमने देख लिया था कि जो हमारा स्टोमक है उसके अंदर फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। स्टोमक के अंदर कौन कौन से जो सब्सटेंस हैं वो फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ये सब हमने लास्ट क्लासेस में अच्छे से समझ लिया। ठीक है, और साथ में ये देखा था कि टू टाइप की जो ग्लैंड्स हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने में कैसे हेल्प करती हैं। तो कौन कौन सी ग्लैंड्स थी? एक थी लीवर और दूसरी कौन सी थी? पेनक्रियास। लीवर जो कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है और जिसका वेट लगभग 1.6 केजी होता है ना। और साथ में एक और ग्लैंड्स कौन सी? पेनक्रियास, जो स्टोमक के जस्ट नीचे होती है। अब देखो, जो फूड होता है वो इनमें नहीं जाता, ग्लैंड्स में नहीं जाता, लेकिन इन ग्लैंड से जो जूस निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाता है। जैसे फैक्ट्री में जो हेल्पर होते हैं, है ना, वो काम करवाते हैं, वैसे यहाँ पर जो हमारे अंदर फैक्ट्री चल रही है, तो जो पैनक्रियाज और लीवर है ये क्या है? हेल्पर का काम करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, अब आज हम समझने वाले हैं कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो स्टोमक के बाद कौन से पार्ट में जाता है ना। तो स्टोमक के पार्ट फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कौन से पार्ट के अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसमें कौन सी प्रोसेस होती है? एब्जॉर्प्शन होता है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन ए 7.5 लॉन्ग मस्कुलर कॉइल या फिर ट्यूब। देखो यहां पर ये डायग्राम दिख रहा है, तो ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर है बाहर की और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अंदर साइड ब्लू कलर से दिख रहा है ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है स्टोमक के बाद किस में जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक क्या है? ट्यूब है। क्या है? ट्यूब, है ना। तो ये ट्यूब किस शेप में होती है? कॉइल शेप में, मतलब ये इकट्ठी यहीं पर इसके अंदर बनी रहती है। ठीक है, यहां वहां नहीं जाती। तो ये क्या है? कितनी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की? इसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर। 7.5 मीटर, ये बहुत लंबी होती है ना। लेकिन ये क्या होती है? एक जगह पर ही कॉइल शेप में बनी रहती है। किसके अंदर? जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके बीचों बीच। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो प्लेस है जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो प्लेस है जहां पर फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है ना। फूड का डाइजेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। दिस इज वेयर कार्बोहाइड्रेट्स बिकम सिंपल शुगर, प्रोटीन्स बिकम एमिनो एसिड्स एंड फैट्स बिकम फैटी एसिड्स। अब जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, है ना, जो न्यूट्रिएंट्स थे किसके अंदर? फूड के अंदर। तो फूड के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स कौन से सब्सटेंस में डाइजेस्ट हुए हैं, मतलब किस सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हुए हैं? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है सिंपल शुगर में, है ना। जो ब्रेक डाउन किसका? कार्बोहाइड्रेट का, वो किस में होता है? सिंपल शुगर में। ऐसे ही प्रोटीन का किसका होता है? किस में होता है? एमिनो एसिड्स में। जो प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है वो उसका जो ब्रेक डाउन किस में होगा? एमिनो एसिड्स में होगा। और जो फैट होता है, फैट का डाइजेशन या फिर फैट ब्रेक डाउन किस में होगा? फैटी एसिड्स में होगा। ठीक है, इसके बाद these nutrients are absorbed small intestine with the help of bile। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इन न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन इन न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। किसकी हेल्प से? बिली की हेल्प से। किसकी हेल्प से? बिली की हेल्प से। अब हम जानेंगे कि जो बिली क्या होता है। ठीक है, इससे पहले एक और फैक्ट सुन लो कि जो हमारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो हमारे फूड के अंदर विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रेक डाउन नहीं होते किसी भी सब्सटेंस में, है ना, मतलब डाइजेस्ट नहीं होते। ये डायरेक्टली क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा? स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, है ना। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब करती है फूड के न्यूट्रिएंट्स? वो करती है बिली से। अब ये बिली क्या होती है? बिली मिलियंस ऑफ टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइन द लीनियर वॉल्स ऑफ इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बिली है देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ये दिख रही है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी बॉल्स, ये इसकी बॉल्स है ना, इनके अंदर साइड, इनर साइड एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक मतलब उंगली की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या है? बिली है ना। ये कहां पर होता है? ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर साइड। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर साइड क्या होती हैं? बिली होती हैं, है ना। बिली क्या करती हैं? फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं।
ये बिली कहां पर प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में। अब बिली का काम क्या होता है? दे वास्टली इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब जो बिली है, बिली के अंदर होती हैं ब्लड वेसल्स। बिली के अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स, नसें होती हैं जिनके अंदर क्या बह रहा होता है? ब्लड बहता है। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर क्या है? ब्लड है। अब एब्जॉर्ब किसने किया? बिली ने एब्जॉर्ब किया। किनको? न्यूट्रिएंट्स को। अब ये बिली क्या करती हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वाला पार्ट है उसका जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने का काम भी करती हैं। क्यों? ताकि ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो ज्यादा जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, है ना। तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये बिली क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली किसके अंदर मिक्स कर देती है? ये कर देती है ब्लड स्ट्रीम, मतलब ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स को मिक्स कर देती है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रेजेंट है? अंदर साइड क्या प्रेजेंट है? बिली प्रेजेंट है। ये इनका नंबर्स कितना होता है? मिलियंस होता है, लाखों, है ना। एक नहीं होती है, लाखों होती है। नंबर्स इनका क्या होता है? लाखों में होता है। ठीक है, ये कैसे दिखाई देती हैं? फिंगर की तरह दिखाई देती हैं। इनका काम क्या है? जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर साइड का सरफेस एरिया को क्या करना? बढ़ाना। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर साइड के एरिया को क्या करना? बढ़ाना, ताकि जो फूड, डाइजेस्टेड फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इजीली और ज्यादा तरीके से क्या हो जाएं? एब्जॉर्ब हो जाएं, है ना। अब एब्जॉर्ब कौन करेगा? बिली करेगी। बिली के अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है तो न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली किस में मिक्स हो जाते हैं? ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, है ना। इतना ही बात समझ में आ गई। इसके बाद अब ये हो गया क्या हमारा? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। बिली ने क्या कर लिया? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर दिया। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन। कौन सी प्रोसेस आती है? एसिमिलेशन आती है। ठीक है, अब एसिमिलेशन में क्या होता है? द ब्लड ट्रांसपोर्ट सिंपल सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स टू एवरी सेल इन द बॉडी। अब ब्लड क्या करेगा? ब्लड जो न्यूट्रिएंट्स बिली ने ब्लड के अंदर मिक्स किए थे उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड क्या करेगा? बॉडी की हर एक सेल में पहुंचा देगा। हर एक सेल में क्या कर देगा? उन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देगा। ठीक है, अब क्या होगा? जो सेल्स हैं, सेल्स आर ट्रांसफॉर्म द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। अब सेल्स क्या करेंगी? उन्हीं न्यूट्रिएंट्स का यूज करके उनका फॉर्म किस में चेंज कर देंगी? एनर्जी में, है ना। उन्हीं न्यूट्रिएंट्स से क्या बनाएंगी? एनर्जी बनाएंगी। ठीक है, एनर्जी किसके अंदर है? न्यूट्रिएंट्स के अंदर। ठीक है, अब जो एनर्जी है उसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम मिटा सकते हैं, बस उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। ऐसे यहां पर हो रहा है। न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो एनर्जी है वो किसके पास गई? बॉडी की सेल्स के पास गई। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, है ना। तो सेल्स ने उन्हीं न्यूट्रिएंट्स से क्या बना लिया? एनर्जी बना ली। ठीक है, एनर्जी बना ली। उसी एनर्जी से हम क्या करते हैं? हमारे डेली वर्क का काम करते हैं, है ना। जो डेली का वर्क होता है उसको हम इसी एनर्जी से परफॉर्म कर पाते हैं। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम हमारे डेली के काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती क्या? एसिमिलेशन कहलाती। अब इसके बाद हमारी बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लास्ट स्टेज है ना, लास्ट स्टेज कौन सी है? ईजेशन। वो ईजेशन कहां पर होती है? कैसे होती है? और साथ में एक और पार्ट रह गया अभी, कौन सा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है ये हम इसके बाद डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। चलो, स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने समझ लिया, अब हम समझ लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहां पर बीचों बीच क्या थी? स्मॉल इंटेस्टाइन थी, जिसकी लेंथ कितनी थी? 7.5 मीटर, है ना। अब इसके बाद ये बाहर का स्ट्रक्चर जो बचा था वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे एंड में यहां पर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेक्टम और एक होता है एनस। कौन कौन सा? रेक्टम और एनस। अभी हम समझेंगे कि रेक्टम क्या होता है और एनस क्या है। चलो, पहले हम समझ लेते हैं क्या लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन तुमने समझ लिया। देखो, जो फूड है कहां पर था? स्मॉल इंटेस्टाइन में था, जहां पर एब्जॉर्प्शन हुआ और ब्लड में मिक्स हुए न्यूट्रिएंट्स और एसिमिलेशन हो गया। इसके बाद जो फूड होता है वो कहां पर जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहां पर जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जहां पर क्या होता है? देखो, पहले हम देख लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन है क्या। स्मॉल इंटेस्टाइन एक मस्कुलर ट्यूब थी, वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या है? मस्कुलर ट्यूब है, लेकिन इसकी जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफरेंट है। इसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर लॉन्ग। कितनी? 1.5 मीटर लॉन्ग। कितनी लंबी होती है ये? 1.5 मीटर होती है। ठीक है, ये भी कैसी होती है? एक ट्यूब की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब इसका काम क्या है?
लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, अब फूड में क्या बचता है? वाटर बचता है, और क्या बचता है? सॉल्ट बचता है ना, वाटर और सॉल्ट, जिसको एब्जॉर्ब कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? जो फूड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है उसके अंदर वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना, फूड में से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना किसका काम है? लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 1.5 मीटर। ठीक है, ये भी क्या है? मस्कुलर ट्यूब है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एक पार्ट आता है, कौन सा? रेक्टम। देखो, फूड में से न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो गए, वाटर और सॉल्ट भी एब्जॉर्ब हो गए, अब क्या बचा? अब बचा वेस्ट मटेरियल, है ना। क्या बचा? वेस्ट मटेरियल, है ना, जिसकी बॉडी को कोई भी जरूरत नहीं है। तो रेक्टम क्या करता है? स्टोर सेमी सॉलिड वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है रेक्टम उसी को क्या करता है? स्टोर करता है ना। क्या करता है? स्टोर करता है, जिसे क्या कहते हैं? जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या कहते हैं? फेसेस कहते हैं। अब ये फेसेस क्या होता है? फेसेस समझते हो? फेसेस होता है, सुबह सुबह वॉशरूम जाते हैं ना, वॉशरूम जाने के बाद जो गंदगी बाहर निकलती है बॉडी से, वही कहलाती है क्या? फेसेस। ठीक है ना। अब हिंदी में आप लोग नाम समझते हो अच्छे से। चलो, फेसेस क्या है? वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, जो कहां पर स्टोर होता है? रेक्टम के अंदर। ठीक है, रेक्टम के अंदर अगर स्टोर होते होते कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई, तो हमें क्या, कहां जाना पड़ता है? हमें जाना पड़ता है वॉशरूम, है ना। वॉशरूम जाएंगे तभी तो ये गंदगी बाहर निकलेंगी। फिर जो लास्ट का पार्ट बचता है, जिसका नेम क्या है? एनस। एनस एलिमेंट्री कैनाल का सबसे एंड है ना। बताया था ना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कि स्टार्ट कहां से होता है? क्या बकल कैविटी से, और खत्म कहां पर होती है एलिमेंट्री कैनाल? ये होती कहां पर? एनस पर। तो एनस वही पार्ट है जहां से हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है? एलिमिनेट होता है। क्या होता है? एलिमिनेट फेजेस फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट मतलब बाहर निकलना, वो कहां से होता है? एनस से होता है। ठीक है, और यही प्रोसेस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ईजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ईजेशन कहलाती है। तो बॉडी की गंदगी क्या कहलाती है? फेजेस कहलाती है। ठीक है, अच्छे से पता है सभी को फेजेस क्या होती है। आगे बात समझ में। चलो, अब इसके बाद हम कुछ बीमारी देख लेते हैं। देखो, वॉमिटिंग तो हमें पता चल गया क्या होती है, जब स्टोमक फूड को क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। मतलब ऐसे सब्सटेंस फूड के अंदर होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो स्टोमक उनको फिर से बाहर निकाल देता है, तो वो कहलाती है क्या? वॉमिटिंग। ठीक है, अब इसके बाद डेंजर डायरिया केसेस सेवर वाटर लॉसेस। अगर लार्ज इंटेस्टाइन ने अपना वर्क अच्छे से नहीं किया, मतलब वाटर और सॉल्ट को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं किया, तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, है ना। हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? वाटर और सॉल्ट की कमी हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और हमें एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम क्या है? डायरिया। डायरिया क्या है? डायरिया वो बीमारी है जिससे बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की बहुत ज्यादा कमी आ जाती है ना। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है ना। और अब डायरिया में क्या होता है? डायरिया में बहुत ज्यादा क्या होते हैं? दस्त लगते हैं, है ना। ठीक है, अब डायरिया से बचने के लिए, है ना, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रिवेंट डिहाइड्रेशन यूजिंग ORS। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डिहाइड्रेशन का मतलब बॉडी के अंदर कमी आ गई, किसकी? वाटर की। और रिहाइड्रेशन मतलब बॉडी के अंदर फिर से हमने वाटर को जितनी जरूरत है उस हिसाब से हमने वाटर पहुंचा दिया बॉडी के अंदर। अब ये काम कौन करता है? ये करता है क्या? ORS। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? ORS लेना चाहिए। ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मेडिकल में छोटे छोटे पैकेट आते हैं, एक इलेक्ट्रोल नाम का एक पैकेट आता है, वो क्या है? ORS है ना। ORS के अंदर क्या होता है? शुगर होती है और सॉल्ट होता है।
अब ये क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर की जो कमी आ गई थी उसको पूरा करता है और सॉल्ट की जो कमी आ गई थी उसको पूरा करता है ना। मतलब हम डायरिया, हमारी बॉडी में डायरिया ना हो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ORS को यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ह्यूमंस का तो हमने समझ लिया, अमीबा का भी समझ लिया। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते हैं, घास खाते हैं। क्या खाते हैं, घास या फिर ग्रास जो ईट करते हैं ऐसे एनिमल्स, उनके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस कैसी होती है ना। हम तो नहीं खाते, लेकिन कुछ जानवर होते हैं जैसे काऊ, बफेलो, डियर, ये क्या करती हैं, घास खाती हैं, है ना। उनके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, तो ये हम इसके बाद समझते हैं। रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स मतलब ग्रास ईटर, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम तो नहीं खाते घास, क्यों, और जो एनिमल्स घास खाते हैं तो वो डाइजेस्ट कैसे हो जाती है। सबसे पहले ये डिफरेंस समझ लो कि हम घास क्यों नहीं खाते और एनिमल्स घास क्यों खाते हैं। अब जो ग्रास होती है, ग्रास के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसका नाम है सेल्यूलोज। क्या नाम है उसका, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता, है ना। वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऐसे एंजाइम्स नहीं पाए जाते जो सेल्यूलोज है उसको क्या कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें, है ना। ऐसे सब्सटेंस नहीं पाए जाते जो सेल्यूलोज को क्या कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, इसलिए हम घास को नहीं खाते। ठीक है, अब जो रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट्स कौन, जो घास को खाते हैं, अब उनकी बॉडी में, है ना, रूमिनेंट्स की बॉडी में वो एंजाइम्स पाए जाते हैं, है ना, वो सब्सटेंस पाए जाते हैं जो क्या कर सके, ग्रास के अंदर पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है सेल्यूलोज, उसको क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए रूमिनेंट्स क्या करते हैं, घास को खाते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स नहीं पाए जाते जिसको सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर सकें, इसलिए हम घास नहीं खाते। और जानवर घास क्यों खाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में वो एंजाइम्स पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज को क्या कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं रूमिनेंट्स के अंदर क्या क्या होता है। रूमिनेंट्स मतलब एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लेते हैं, काऊ को ले लेते हैं। काऊ भी क्या करती, घास खाती है। अब तुम लोगों ने देखा होगा कि जो काऊ होती है या फिर बफेलो होती है वो घास खाएगी, है ना, उसके बाद आराम से बैठ जाएगी। आराम से बैठने के बाद फिर वो क्या करती है, मुंह चलाती है, ऐसा लगता है कुछ चबा रही हो, है ना। अब वो ऐसा क्यों करती हैं, मतलब खाना तो उसने एक बार खा लिया लेकिन फिर भी उनका मुंह क्यों चलता रहता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था ना कि हम ये भी जानेंगे कि जो काऊ होती है वो परमानेंट अपना मुंह क्यों चलाती रहती है। परमानेंट तो नहीं, लेकिन खाना जो ग्रास खाया ना उसने, उसके बाद आराम से बैठकर क्या करती है, मुंह चलाती रहती है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो काऊ होती है, उसके स्टोमक के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। हमारे स्टोमक के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो रूमिनेंट्स हैं उनके स्टोमक के अंदर 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, है ना। कौन कौन से, फर्स्ट है रूमेन, सेकंड है रेटिकुलम, फिर क्या है ओमेसम, और फिर क्या है एबोमेसम। ठीक है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम और ओबेमेसम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये 4 चैम्बर्स हैं किसके, स्टोमक के, किसके अंदर होते हैं, रूमिनेंट्स के अंदर, मतलब काऊ के अंदर होते हैं। अब इनका खाने का तरीका क्या होता है, तो इनका खाने का तरीका हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। कितने स्टेप में डिवाइड किया, 4 स्टेप में डिवाइड किया। ठीक है, फर्स्ट क्या है, काऊ स्वालोज हाफ च्यूड ग्रास। और जो काऊ होती है वो क्या करती है, घास को आधा चबाती है ना, पूरा नहीं चबाती, आधा चबाया और उसको क्या करती है, स्वालो, निगल लेती है ना, आधा चबाया उसको और निगल लेती है। निगलने के बाद जो घास है आधी चबाई हुई, है ना, वो कौन से चैम्बर में जाती है, स्टोमक के, वो जाती है रूमन के अंदर। किसके अंदर, रूमन। तो ये स्टोमक का सबसे बड़ा चैम्बर है ना। रूमिनेंट्स के अंदर जो स्टोमक पाया जाता है उसके अंदर 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर में सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा है, रूमन है। ठीक है, लार्जेस्ट चैम्बर एंजाइम स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज। और इसी चैम्बर के अंदर जो घास के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट है उसको एंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। किसके अंदर, रूमेन के अंदर। रूमेन सबसे बड़ा चैम्बर है स्टोमक का, रूमिनेंट्स का।
ठीक है। जो आधी चबाई थी ना घास, उसको कहां पर ले जाया पहले, रूमेन के अंदर। रूमेन में क्या हुआ, जो सेलुलोज है उसका डाइजेशन किसने कर दिया, एंजाइम्स ने कर दिया। ठीक है, 2 स्टेप समझ में आ गई। अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, सेंट बैक अप टू द माउथ एज कड। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ना, जिसके अंदर क्या हुआ डाइजेशन, अभी सेलुलोज का डाइजेशन हुआ और कुछ नहीं हुआ, है ना। अब फिर से क्या होगा, ये जो फूड है ये फिर से कहां पर जाएगा, काऊ के माउथ में जाएगा। फिर से अभी कहां देखो, स्टार्ट कहां से हुआ था, काऊ ने खाया घास को, आधा चबाया, कहां पर गया, रूमेन के अंदर है। ठीक है, रूमेन के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन हो गया और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सेलुलोज का डाइजेशन हो गया। फिर से ये क्या हुआ, ये फूड किसके अंदर गया, फिर से माउथ के अंदर गया, है ना। फिर से बैक क्या हुआ, माउथ के अंदर बैक हो गया। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, जिसके सिर्फ कौन सा वाला, सेलुलोज डाइजेस्ट किए थे, उस फूड को फिर से कहां पर ले गई काऊ, माउथ के अंदर, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, कड कहते हैं। ठीक है, रूमेन से निकलने वाला जो फूड रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, कड कहा जाएगा। ठीक है, अब ये कहां पर गया, फिर से माउथ के अंदर। अब ये क्या करेगी, उसको अच्छे से चबाना स्टार्ट करेगी, है ना, अच्छे से आराम से बैठकर क्या करेगी, इसी को, ये फूड है ना, फिर से वापस माउथ के अंदर आएगा और फिर से क्या करेगी, चबाना स्टार्ट करेगी। ठीक है ना, इसलिए ये क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चबा रहे हैं। आ गई समझ में, तो ये कड को क्या करती हैं, चबाती हैं। अब इसके बाद अच्छे से चबा लिया किसको, कड को, अच्छे से च्युइंग कर लिया किसको, कड को। अब ये कहां जाएगा, फिर से इसको क्या करेगी, निगलेगी, है ना, स्वालो करेगी, निगल लेगी। स्वालोड अगेन पासेस थ्रू रेटिकुलम। अब ये क्या करेगी, निगलेगी। तो अब ये फूड कहां पर जाएगा, रेटिकुलम के थ्रू, कौन से चैम्बर में जाएगा, ओमेसम के अंदर। ठीक है, देखो रूमेन के अंदर पहले गया, आधा चबाया, फिर से वापस माउथ के अंदर ले आए, है ना, माउथ के अंदर अच्छे से चबाया, फिर कहां गया, ओमेसम के गया, ओमेसम के अंदर गया, है ना। और ओमेसम के अंदर किसके थ्रू गया है, रेटिकुलम के थ्रू गया है। ठीक, रेटिकुलम ने फूड कहां पर पहुंचा दिया, ओमेसम। ओमेसम में क्या होता है, जो वाटर है, वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, कौन से चैम्बर में, ओमेसम में। ठीक है, अब सब कुछ हो जाने के बाद अब फूड कहां जाएगा, एबोमेसम में। किसके अंदर, एबोमेसम में। एबोमेसम के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, अच्छे से डाइजेस्ट होंगे, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से लार्ज में, लार्ज से फिर इजेशन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट अच्छे से समझना जरूरी है। क्यों, क्योंकि इसके जो स्टोमक है ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड है ना। तो सबसे पहले आधा चबाया घास को, वो गया कहां पर, रूमेन के अंदर। रूमेन में सेलुलोज का डाइजेशन हुआ, फिर से फूड कहां आया, माउथ के अंदर। जो फूड माउथ के अंदर फिर से वापस आया उसको हमने क्या कहा है, कड कहा है। और फिर उस कड को अच्छे से चबाया, चबाने के बाद फिर वो फूड कहां पर जाएगा, ओमेसम में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, रेटिकुलम के थ्रू जाएगा, है ना। फिर ओमेसम में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर फूड जाएगा किसमें, एबोमेसम में, एबोमेसम में। ठीक है, फिर इसके अंदर अच्छे से डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद फिर वही प्रोसेस, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इजेशन। आगे बात समझ में, ये था डाइजेशन का तरीका किसका, रूमिनेंट्स का। आगे बात समझ में अच्छे से। चलो, तो ये चैप्टर होता है आज हमारा एंड। ठीक है, तो लास्ट में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर कमेंट में देना सभी लोग। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी होती है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, ORS का फुल फॉर्म क्या होता है। ये 2 क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आप लोग कमेंट्स में देना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी स्टूडेंट्स को पता चल सके, है ना, वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।